Hello, so welcome to Edu Update channel where we will talk about BSc Computer Science subject, and here we will discuss computer science related units। uh, और मैं बता दूं कि ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी क्वालिटी कोर्स है, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि यूनिट 1 में मेंशन किया गया था कि आपका कंप्यूटर डिफिनेशंस, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पर्पस एंड साइज के अकॉर्डिंग हम लोग आज कवर करेंगे। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो कि स्टार्टिंग है कंप्यूटर साइंस का। तो पता होना चाहिए क्या है कंप्यूटर, या आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एज अ स्टार्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो कवर करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सिंपल 3 चीज़ें फॉलो करता है। एक, इनपुट डेटा लेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, एंड आफ्टर दैट आउटपुट हमें मिल जाएगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर। ये बहुत छोटे से ही पढ़ाया जाता है। कुछ चीज़ें टर्म्स बदल जाते हैं, जैसे कि जब मैंने पढ़ा था कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च, वो टेक्नोलॉजिकल कहीं हो जाता है, एजुकेशनल रिसर्च या पर्टिकुलर की जगह पर्पसली यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत जगह आपको चेंजेस मिल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की डिफिनीशन है कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, कुछ जगह थोड़ा एडवांस कर देंगे तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। एक डिफिनेशन फिर भी मैं कर देता हूँ, जो शॉर्ट है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन विच एक्सेप्ट डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस देम, फाइनली गिव्स आउटपुट एंड रिजल्ट। एंड ये जो आउटपुट होता है आपका, ये क्या होता है? ये एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जो डेटा इनपुट आप देते हैं। तो जिस हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इंस्ट्रक्शन दिया है और उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा है तो वो एज अ इंफॉर्मेशन कंसिडर किया जाएगा। कुछ बच्चे एडवांस अगर देखना चाह रहे हैं कंप्यूटर की डिफिनेशन, तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। सेम ही है, थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। अब सीधे आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हेडिंग है एवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ से एवेल्यूएशन हुआ। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो किस लिए बना था? वो वॉर के लिए बना हुआ था। कि वो उसका पर्पस क्या था? तो जब वॉर 2 चल रही थी तो उसमें क्या था कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसी भी वॉर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है, कि इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी शेयर हो गई। तो उसके लिए सबसे पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था जो वॉर में यूज़ हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि वॉर में ये इतना सक्सेसफुल रहा, तो जो अमेरिका की बड़ी कंपनीज थी उन्होंने एज अ कॉरपोरेट में इसको लाना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे भी इसने सक्सेसफुल अपना परफॉर्मेंस दिया। धीरे धीरे कंप्यूटर और भी ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया। तो कंप्यूटर ऑफ जनरेशन्स पे आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम के थ्रू, इमेजेस आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मिलेंगे पीडीएफ में, ताकि आप रिलेट कर सकें। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये दिखाया गया है, फिर सेकंड जनरेशन में कुछ इस तरीके से है, थर्ड जनरेशन में थोड़ा और एडवांस हो गया, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन तो आप देख ही रहे हैं। जो आप पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन में ही आ रहे हैं। तो कैटेगराइज करते हैं इन जनरेशन्स के कंप्यूटर को ऑन द देयर फंक्शनैलिटीज़ के बेसिस पे। किस तरीके की फंक्शनैलिटीज़ थी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर्स में, एंड वो किस तरीके की लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे, क्या ड्रॉबैक्स थे। कोई भी टॉपिक है अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो उसको 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी रहती है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रो हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लें कि क्या है। थर्ड चीज़ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें देख लें कि जो चीज़ें थी उसके प्रोज क्या हैं। प्रोज मतलब एडवांटेजेस क्या हैं, एंड कौन डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लो। कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं तभी के लिए चीज़ें आती हैं, एंड डिसएडवांटेजेस रहते हैं, इसी की वजह से उसका एवेल्यूएशन होता है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, मैं रेस कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रफ हो गया है। वेट। अब ये क्लियर हो गया।
तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से आप इस समय कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, एक छोटे से जेब में भी आ जाते हैं कंप्यूटर, एंड लैपटॉप डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बड़े बड़े कमरों में, हॉल्स में इंस्टॉल किए जाते थे। जो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन की मैंने एक इमेज लगाई हुई है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, मेरा कहाँ गया सर, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी बड़े एरिया में इंस्टॉल किए जा सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एक ह्यूज डिवाइस है, ये छोटे छोटे इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं। ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते थे, स्विच ऑपरेशन होते थे उसके लिए यूज़ होते थे। तो इनका बहुत ज़्यादा पर्पस था। एक वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये आपके डिफरेंट साइजेस के वैक्यूम ट्यूब्स थे। इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी जिसके लिए इनके लिए अलग से कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था, और काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते थे ये। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, पावर कंजम्पशन ज़्यादा था, तो प्रोसेसिंग स्पीड कम, लेकिन बाकी सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो इस वजह से ये एक ड्रॉबैक था। लेकिन स्टार्टिंग में चीज़ें, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहती है, धीरे धीरे परफेक्शन बढ़ता है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे स्टोरेज के लिए। जो अब जनरेशन्स में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, मेन पॉइंट। पहले की जो फर्स्ट जनरेशन है उसके कौन से कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर यूज़ होते थे। दूसरी चीज़ कि फर्स्ट जनरेशन में मेन फैक्टर क्या था, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। थर्ड चीज़, किस लैंग्वेज का यूज़ करते थे। फोर्थ चीज़ कि उस समय के सिस्टम्स क्या हैं, वहीं थ्री मेन है। तो और प्लस फोर्थ में आप टाइमलाइन याद कर सकते हैं कि 1940 से जो 1956 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, जिसके बारे में बताता है। काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे इस वजह से। जब जनरेशन चेंज होती है तो इसका मतलब कोई एवोल्यूशनरी चेंज आ रहा होता है, वहीं से हम लोग बोल देते हैं कि एक जनरेशन चेंज हो गई है। पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो पंच कार्ड्स का यूज़ करके टास्क कंप्लीट किए जाते थे। उसी पे प्रोग्राम को, एक पंच कार्ड होता था, उनको मशीन में बंच वाइज इंसर्ट किया जाता था। उसके अकॉर्डिंग वो कोड जो था वो प्रोसेसिंग में जाता था कार्ड्स के थ्रू, एंड वो एग्जीक्यूट होके रिजल्ट देता था। और एरर होती थी तो वो एग्जिट कर देता था, या कार्ड्स को बाहर दिखा देता था कि आपका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है किसी मैसेज के थ्रू। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात रही कि पंच कार्ड का यूज़ करते थे। फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज थी वो बाइनरी लैंग्वेज, मशीन कोड यूज़ होता था, 010101। इसी तरीके से उसकी कोडिंग की जाती थी। ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के उसमें गिने जाते हैं, IBM 650 एंड वैक, इनके फुल फॉर्म्स भी मेंशन हुए हैं। अब आते हैं सेकंड जनरेशन में। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेकंड जनरेशन की पहली चीज़ तो टाइमलाइन में आपको याद रखनी है, 1956 से 1963, या कई जगह आपको मिल जाएगा 1964 65। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आपको सिंपल सी चीज़ है, अलग अलग कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, एक ट्रांजिस्टर, जो मैंने ये इमेजेस में मेंशन किया हुआ है, ट्रांजिस्टर जैसे ही इन्वेंट हुआ तो इसका यूज़ करने के लिए आ गया। अच्छा, ट्रांजिस्टर की पावर क्या थी कि ये लो पावर कंज्यूम करते थे, हीट एनर्जी बहुत कम ही प्रोड्यूस होती थी। साइज़ भी इन्होंने कंप्यूटर के साइज़ को काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कर दिया। फिजिक्स में आपने NPN PNP ट्रांजिस्टर पढ़ा हुआ है, जो कि सिलिकॉन का या जर्मेनियम मेटल्स का के यूज़ से बनता है। तो सेकंड जनरेशन ने टोटली वैक्यूम ट्यूब जो थे उसको रिमूव कर दिया, एंड उसकी जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा। स्टोरेज डिवाइसेस में भी चेंज आया, मैग्नेटिक डिवाइसेस का यूज़ होने लगा, जिससे कि स्टोरेज कैपेसिटी जो आपकी थी वो इंक्रीज़ हो गई। थर्ड चीज़ ये थी कि अब असेंबली लैंग्वेज यूज़ में आ गई थी, बेसिक असेंबली लैंग्वेज जो थी उसका यूज़ होने लगा था। ये कुछ मिनिमोनिक्स टाइप से होती है, जैसे कि आप अभी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो प्रिंट के लिए प्रिंट लिख दिया, मल्टीप्लाई के लिए C = A × B।
तो मिनिमोनिक्स टाइप की लैंग्वेज किस तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर समझता है, इस टाइप से मिनिमोनिक्स कोड्स होते हैं। ए बी मैंने लिखा, अब जो डेटा है मूव लिख दिया, मूव करना है कहाँ से ए टू बी। तो ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा, सबसे फास्ट एक तो प्रोसेसिंग होती है और टेम्परेरी डेटा जो होता है या रिजल्ट होते हैं उनको होल्ड करता है। तो जो मूव करना है मेरे पास ए का डेटा है उसको बी में, तो ये चीज़ इस तरीके से लैंग्वेज जो थी वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ में आ गई थी एज इन द सेकेंड जनरेशन। कंप्यूटर कौन कौन से यूज़ हो रहे थे, ये काफ़ी पॉपुलर है, यूनिवैक कंप्यूटर का यूज़ हुआ था। बाकी इसके अलावा IBM एंड IBM के कई सारे वर्जन्स सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में इंक्लूड होने लगे थे। और साइज तो आपका छोटा हो ही गया था। अब थर्ड जनरेशन में आते हैं, वही 1964 से 1971 में फिर से नई जनरेशन स्टार्ट हो गई जिसको हम थर्ड जनरेशन कंसीडर करते हैं। अब थर्ड जनरेशन में भी कुछ ना कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी चेंज आया होगा जिसके थ्रू जनरेशन चेंज हो गया। तो यस, इसमें आईसीज आ गई थी, इस समय आईसीज इन्वेंट हो गई थी। आईसीज किस तरीके की दिखती हैं, मैंने इसके लिए भी एक अच्छा सा डायग्राम आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। तो कुछ आईसी इसका एक ये इस तरीके से लगती हैं, आपने देखा भी होगा पुरानी अगर सीडी डीवीडी देखेंगे तो उनमें या फिर टीवीज़ देखेंगे तो इसमें इस तरीके की आईसीज का यूज़ होता है। तो इस ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आ गई जो उसकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा थी। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई थी, साइज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल चीपर थी, साथ में इनके मेमोरी कैपेसिटी जो डेटा कलेक्ट करने की वो काफ़ी ज़्यादा थी, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती थी। साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स या प्रोसेसिंग स्पीड कह सकते हैं इसमें ज़्यादा आ गए थे। साथ ही साथ इसकी जो खास बात थी, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं कि जो थर्ड जनरेशन थी उसमें दो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, एक तो फॉर्टन, कोबोल एंड सॉरी ये थ्री लैंग्वेजेस पॉपुलर थी, सी लैंग्वेज, कोबोल एंड फॉर्टन। ये काफ़ी ज़्यादा, सी तो हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह बनते हैं या मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स डिज़ाइन किए जाते थे वो सी में ही डिज़ाइन किए जाते थे, या ड्राइवर्स में तो मोस्टली सी का यूज़ किया जाता था। तो ये तीन लैंग्वेजेस आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसके कुछ कंप्यूटर आई जो IBM की 370 सीरीज़ थी या 360 सीरीज़ थी, ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे जिनमें IBM जैसे कि आप इस समय देखेंगे तो कुछ डेल HP ये सब कंपनीज डोमिनेट करती हुई मार्केट को दिखेंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा 90s में जाएंगे, 90s के एरा में, तो उस समय IBM जो थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका फुल फॉर्म है, और काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये। इस तरीके के डिवाइस जो थे टेक की फील्ड में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव वर्क किया है IBM ने। तो इस थर्ड जनरेशन में तो केवल इतना ही है। अब आते हैं, मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में जो चिप आई, जो थर्ड जनरेशन में काम हो रहा था छोटे से आईसीज के थ्रू, उसको इसने पूरी प्रोसेसर ने कवर कर लिया। छोटे से चिप अब भी चल रही है, i5 i7 कंप्यूटर पावर्ड बाय इंटेल। इसके अलावा अब तो एप्पल की M1 भी आ गई है, M1 प्रोसेसर आपने सुना होगा। तो कई सारे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आ गए। ये एक सिंगल चिप होती है जिस पे आपके बहुत सारे रैम, रोम, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह सब इसने एक छोटे से चौकोर से चिप्स में इसने इंक्लूड कर लिया। एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावर है इसकी एग्जीक्यूट करने की। तो इसमें क्या था कि इसने काफ़ी ज़्यादा, पहली चीज़ तो आपके जो कंप्यूटर के साइज़ थे उसको काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कर दिया, क्योंकि प्लस जो आपका रैम और रोम के लिए बड़े बड़े ड्रम्स, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा था, उसको भी इसने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। और ये माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अलावा इसके जो खास थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आ गए थे मैकिन्टोश वगैरह, एंड तब
आपके माइक्रोसॉफ्ट के भी कंप्यूटर आते हैं, उसमें आ गया था। बाकी डेल वेल जो नए जनरेशन के कंप्यूटर है, डेल एचपी, ये सब भी इंटेल के प्रोसेसर्स का या फिर जो अदर प्रोसेसर्स हैं उनका यूज़ करते हैं। मोबाइल्स में भी आप जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होता है। मीडिया टेक के प्रोसेसर्स आते हैं एंड स्नैपड्रैगन, ये सब कुछ प्रोसेसर्स के नाम है, आपको ध्यान होने चाहिए कि इस समय कौन सा पावरफुल प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हो गया, मीडिया टेक हीलियो करके आता है, एंड एक्सोनिस करके कुछ सैमसंग के मोबाइल्स में आप देखेंगे। ये इस तरीके के प्रोसेसर मोबाइल्स में यूज़ होते हैं। और बाकी आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें तो इंटेल मोस्ट ऑफ द दिखेगा, और उसके अलावा अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो M1 प्रोसेसर का। और जैसे कि इस जनरेशन के में लैंग्वेजेस जो थी काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई हैं। लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा होगा 3 टाइप्स में आती हैं लैंग्वेजेस। एक तो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं जो 0-1 बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट करती हैं। दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो थी जो इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करती हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो लैंग्वेजेस एग्जिस्टेंस में आ गई थी। अब ये 1972 से जो 2010 का पीरियड है, इसमें कई सारी लैंग्वेज आई, जैसे यहाँ पे सी एंड सी प्लस प्लस दिखा है। इसके अलावा जावा जो थी वो भी एग्जिस्टेंस में आ गई थी 1991 में, या ओक के नाम से आई थी। बाद में ये 1995 में जावा के नाम से पॉपुलर हो गई थी। साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट भी आई गई थी उस टाइम भी। धीरे धीरे इवेल्युएशन होता रहा और अब तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। अब जो 2010 के बियॉन्ड का पीरियड है वो जिसमें हम लोग लिव कर रहे हैं, वैसे मैं तो कहूँगा कि अभी टोटली एआई पे हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसको एज अ 4.5 जनरेशन के तरीके से देख सकते हैं, या 5th जनरेशन। अगर 4 पॉइंट नहीं सकते हैं तो 5 जनरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी एआई आया है, एआई वर्क कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, लेकिन अभी टोटली डिपेंडेंट नहीं है कि हर जगह एआई का यूज़ करके। कई जगह डेंजरस भी है एआई, या उतने बेटर रिजल्ट नहीं दे पा रही है, तो इस वजह से इतना मेंशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 5th जनरेशन की जो आई, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ह्यूमन लाइक थिंकिंग पावर अगर मशीन में प्रोड्यूस हो रही है, वो डिसीजन ले पा रहा है, रीजनिंग एबिलिटी आ रही है, रिलेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग आ रही है, तो किसी मशीन में तो वो एज अ एआई कंसीडर किया जाएगा कि हाँ उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में आ गई है। तो ये भी एक रिवॉल्यूशन था जनरेशन में कि अभी तक माइक्रो प्रोसेसर था, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो प्रोसेस कर रहा था, प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही थी, लेकिन स्टिल ह्यूमन का इंटरेक्शन मेन था कि ह्यूमन जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है वो वर्क नहीं कर रहा था, या फिर कुछ वो स्पेसिफिक टास्क कोई कर पा रहा था जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन मेन चीज़ थी। अब क्या है, ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और वो ऑटोमेशन टोटली मशीन पे डिपेंड कर रहा है। मशीन खुद ही सोच रही है, खुद ही डिसीजन ले रही है, तो ये एआई जनरेशन बोल सकते हैं, 5th जनरेशन को, जो एक जनरेशन चेंज हुआ है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। चैट जीपीटी में आपने देखा होगा, कुछ भी देते हैं उसको, बस प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत है आपको। लेवल डिसाइड कर दीजिए कि मुझको थोड़ा फॉर्मल चाहिए, इतने लेटर्स में चाहिए, या किस पर्पस के लिए चाहिए, वो आपको रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट दे देता है। परफेक्ट नहीं बोलूँगा, हाँ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल देता है। तो एआई इंटीग्रेशन, ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम लगा रखा है काफ़ी ज़्यादा कि इस तरीके से मशीन है जो थिंक कर रही है। एंड कंप्यूटर्स की बात करें तो आजकल बहुत सारे एआई जनरेटेड कंप्यूटर्स हैं, यूज़ हो रहे हैं, प्लस सुपर कंप्यूटर्स भी यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आपके 3rd या 4th जनरेशन से एग्जिस्टेंस में आ गए थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर्स के टाइप में डिस्कस करते हैं। तो ये ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर जनरेशन्स की कहाँ से रिवॉल्यूशन हुआ। हमारा जो साइज़ था कंप्यूटर का, एकदम हॉल्स में रखते थे उसको, और अब जो हम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस, उनको आप जेब में लेके चल रहे हैं, और बहुत से माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए हैं एग्जिस्टेंस में जो कि एक फिंगर की टिप पे रख के वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन चेंज हुआ है। आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत से उनको पर्पस के अकॉर्डिंग या उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड किया है। डेटा हैंडलिंग
एंड पर्पस ऑफ दे सर्व, किस हिसाब से उनका पर्पस है सर्विंग का, एंड फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमने डिस्क्राइब किया है कि कंप्यूटर्स को। तो पहला देखते हैं इसमें पर्पस दे सर्व, एंड आप कई जगह देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो वो कहीं कहीं सेम ही है, सर्विंग के पर्पस एंड जो आपका साइज का पर्पस है, वो दोनों हेडिंग इंटरचेंज आप कंसीडर कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द डेटा टाइप, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो कंप्यूटर जो है हमारे 3 टाइप के हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। रफली मैं बताऊँ आपको, डिजिटल मतलब डिजिटल वॉच का यूज़ करते हैं आप, तो उसमें देखा होगा 0101 इस तरीके से अगर जो वर्क कर रहा है या आपको नंबर्स दे रहा है, वो आपका डिजिटल हो गया। एनालॉग वॉच देखी होगी आपने, जो घर पे लगी होती है, सुइयाँ होती हैं, तो वो एनालॉग वॉच बोली जाती है। एंड हाइब्रिड जो है वो दोनों फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करती है, तो इस वजह से उसको हाइब्रिड बोल देते हैं किसी भी उसमें। जस्ट 1 मिनट, देयर इज अ कॉल। ओके फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है, एक नॉर्मल जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इस समय डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इनका क्या है, आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जो फंक्शनैलिटी है वो 01 के फॉर्म में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। वो सबको पता है कि वो 01 के फॉर्म में डेटा को लेता है, अंडरस्टैंड करता है। 0 मतलब अब्सेंस ऑफ एनी सिग्नल एंड 1 प्रेजेंस ऑफ एनी सिग्नल्स को दिखाता है। अगर तो अब ये चिप्स या कंप्यूटर कैसे अंडरस्टूड करते हैं, 2 स्टेट हैं। 0 मतलब कोई सिग्नल है, अगर हमारी करंट है, करंट की को ये दिखाता है कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रही है। ये हमारा 1 सिग्नल है, हाई हो गया, फिर थोड़ी देर चला 1 स्टेट पे, फिर डाउन हुआ 0, फिर 1 0 1 0 1। तो ये एक तरीके से सिग्नल कुछ क्रिएट कर देता है। इस पैटर्न को में अगर सिग्नल मिले तो हमें क्या प्रोसेस करना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसको दिखाता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर इनको इसी वजह से कहते हैं। आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द आप लोग डिजिटल कंप्यूटर्स का ही यूज़ कर रहे हैं। एंड एग्जांपल्स में लैपटॉप पीसीज लिखा हुआ है। तो ये बाइनरी इनपुट लेते हैं, प्रोवाइड द आउटपुट, वहीं आपको दिखाया गया है 0 एंड 1 मोर। जो मेन बात है डिजिटल कंप्यूटर की, वो 0 1 के फॉर्म में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग कंप्यूटर्स, एनालॉग वॉच आपने देखी हुई है। बाकी एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक मशीन पहले जो चलती थी या मूवीज़ में देखा हो कि इस तरीके से एक उनके पास चार्ट पेपर रखा रहता था जिस पे एक माउंट हो रहता था हेडर। अब वो क्या करता है कि, या फिर आपने न्यूज़ में देखा होगा, अगर आता है हम लोगों का भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक आता है, तो वो रीडिंग जो मेज़र होती है वो एक हेडर होता है, वो कुछ इस तरीके से कॉन्टिन्यूस हम लोगों को रीडिंग देता है। तो डिजिटल में क्या था, आपको स्टेट्स मिल रही थी, या तो हाई या लो, हाई लो, हाई लो, इस तरीके से हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं, हम उससे अपने रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमें जो रिजल्ट है वो हर स्टेट के लिए मिल रहा है, उसके बीच में जो वेरिएशन हो रहा है वो भी इंक्लूड हो रहा है एनालॉग सिग्नल्स में। तो जैसे कि वॉच में देखा है, आपका घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वो एक दो पॉइंट्स के बीच में भी वो लाई करती हैं कि यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है। लेकिन अगर डिजिटल वॉच है, वो 0 और 1 के बीच में, अगर 1 से 2 में जा रहा है तो कहीं 1.5 इस तरीके से उस रीडिंग को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं होती है। 2 सिग्नल्स के बीच ही, 2 स्टेट्स में ही रहती है। यही मेन एनालॉग एंड डिजिटल में डिफरेंस रहता है। एनालॉग के लिए मैंने ये दिखाए हैं आपको मीटर्स, कुछ डिवाइसेस हैं, ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये बटन्स वगैरह नहीं है, रीडिंग सेट करने के लिए पैरामीटर्स हैं। तो इस तरीके के डिवाइस यूज़ होते हैं। थर्मामीटर एक बढ़िया एग्जांपल है एनालॉग के लिए। एक ये मीटर है आपका, जो रीडिंग्स दिखाता है कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है करंट के थ्रू या फिर प्रेशर के थ्रू। थर्मामीटर में देखा होगा आपने कि रीडिंग्स हैं, एक 97 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इसके नीचे 96 है। तो वो जो आपका मर्क्यूरी है वो बीच में सभी स्टेट से होता हुआ गुजरता है। ऐसा नहीं है कि 96 से जंप करके डायरेक्ट 97 पे आ जाता है, कहीं बीच की स्टेट पे भी वो रुक सकता है। तो ये
क्योंकि हम कंप्यूट कर रहे हैं उससे, तो एज अ कंप्यूटर कंसीडर कर सकते हैं उसको भी। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर जो थे उनमें दोनों की कैपेबिलिटी थी। आपके कंप्यूटर जो हैं वो दोनों कैपेबिलिटी होल्ड करते हैं, तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का फाइन एग्जांपल है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि ये डिजिटल एंड एनालॉग दोनों फंक्शनैलिटी को होल्ड करते हैं, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड हाई रहती है, एंड आउटपुट जो रहता है काफ़ी बेटर रहता है, क्योंकि इनके अंदर बोथ दी इनके अंदर दो बोथ दी फंक्शनैलिटीज इंक्लूड करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, एंड जैसे कि देख रहे हैं इसका यूज़ अर्थक्वेक के लिए भी हो रहा है, प्लस नॉर्मल गाना वाना साउंड वाउंड बजाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शनैलिटीज जो थी हाइब्रिड कंप्यूटर इंक्लूड करते हैं। तो ये था कि जिस हिसाब से डेटा हैंडल कर रहे हैं उनके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बताया है कि डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं कि फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें 4 पर्पस हैं आपके: मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये साइज़ के अकॉर्डिंग भी आपको कई जगह मिल सकता है, लेकिन पर्पस एंड साइज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही एज अ ट्रीट किए गए हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, ये पिक्चर बहुत कुछ बता रही है कि फ़ोन है जो हम लोग डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हैं, पीसी, टैबलेट, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आप क्या आ रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। एंड माइक्रो कंप्यूटर्स काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं, प्लस मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आप गेम भी खेल सकते हैं उसमें, एक साथ साउंड भी बजा रहे हैं, प्लस कैलकुलेटर भी उसी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये फंक्शनैलिटीज़ है। इसके अकॉर्डिंग और भी कई सारे यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये अपने अंदर स्टोरेज डिवाइस को इंक्लूड करे होते हैं, उतने ही साइज़ में प्रोसेसर्स होते हैं, उसी में मदरबोर्ड भी लगा होता है अगर आप डेस्कटॉप सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। एंड प्रोसेसिंग भी काफ़ी फास्ट होती है, चिप पे पूरा आपका सिस्टम माउंट होता है, उसी से आपकी नेटवर्किंग भी कंट्रोल हो रही है, आप सिम कार्ड भी मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। एंड फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसके ऊपर जो मिनी कंप्यूटर के ऊपर अगर हम जाएं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, जो कि पहले मेन फ्रेम पे आता है फिर मिनी पे आता है, ताकि वो आसान रहेगा। टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर, चलो ये सेम ही टाइप्स हैं, क्योंकि आपने माइक्रो कंप्यूटर में भी देखा मैंने सेम डायग्राम का यूज़ किया है, एंड मिनी कंप्यूटर भी सेम डायग्राम यूज़ किया। लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या है, अगर मैं इसको बात करूं तो आपने देखा होगा कई जगह ऐसा होता है कि आप किसी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आपको 4 सिस्टम मिले, या फिर किसी बैंक में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ सभी अब तो सेपरेटली कनेक्टेड रहते हैं सबका अपना सीपीयू है। लेकिन पहले क्या होता था, कई सारे सिस्टम है वो एक सेंट्रल उससे कनेक्टेड रहते थे, प्रोसेसिंग सीपीयू से। एंड वो, या फिर मॉल में जाएं आप देखें कई सारे हैं सिस्टम वो कनेक्टेड हैं, वो किसी सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये उस जगह पॉपुलर होता है, एम्प्लॉय किया जाता है, जहाँ पे हमारी रेंज क्या है यूज़र्स की, पीपल्स की, वो 5 से 300 या फिर वेरी कर सकती है, अलग अलग आर्टिकल्स पे डिपेंड करता है। और वर्किंग फंक्शनैलिटी जो रहती है इनकी भी सेम रहती है। बस क्या है कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, कि जहाँ पे हमको एक कई सारे सिस्टम्स को एक सेंट्रल प्रोसेसिंग पावर से कनेक्ट करना रहता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि आपने मूवीज़ में बहुत देखा होगा, ये कितना सिस्टम होता है। और इसमें क्या है, जैसे कि अभी देखा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि अगर हमारी जो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एरोप्लेन में भी एक पर्सनल सर्वर लेके चल रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर्स के पर्सनल सर्वर होते हैं या कंप्यूटिंग पावर होती है, वो टॉक उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इसी तरीके के सिस्टम्स के लिए, या बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लिए नॉर्मल कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं करती हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस में आपने देखा होगा, एक फाइन एग्जांपल है, कई जगह सर्वर में यहाँ पे चिप्स वगैरह इंक्लूड करके डेटा हैक कर लेते हैं या उनका डेटा ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कई, शायद मैंने एक इमेज और इंक्लूड की हो। तो कंप्यूटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, काफ़ी हाई रहती है, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, प्लस इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस भी ज़्यादा एक्वायर करते हैं।
साइजिंग में बात करें तो एक ये सेफ की तरह इसका साइज़ होता है, तो प्लस इनके लिए नेटवर्किंग केबल्स का यूज़ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, एंड बहुत सारे फीचर्स रहता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए और बाकी कंप्यूटेशनल पावर तो ज़्यादा होती ही है। साइज़ के अकॉर्डिंग भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि ये सेफ के साइज़ के होते हैं या उससे भी लार्ज स्केल के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड के अकॉर्डिंग लोग अपने सर्वर और इंक्लूड करते जाते हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की पावर होती है। इसके जो आपके फेमस कंप्यूटर हैं वो IBM Z सीरीज़ जो है या फिर सिस्टम Z9 है, ये कुछ फेमस कंप्यूटर्स हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंडर में आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपके साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अब जैसे कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो ये नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं लॉन्च हुआ है। इसके लिए इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है उसके लिए जो कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हैं या जो ऑपरेशन कंट्रोल किए जा रहे हैं उनके लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेटा होल्ड करते हैं। एक टाइम में पढ़ रहा था कि जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग या 3.18, तो ये कैलकुलेशन हम लोग केवल 3.14 तक कर रहे हैं। लेकिन जो आपका रॉकेट लॉन्च होता है या कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हो रही है तो उसमें क्या रहता है कि डेसिमल के बाद की 28 डिजिट तक कैलकुलेशन होती है, ताकि जरा सी भी, यह हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, कहीं पे भी प्रोजेक्टरी मोशन में आपने पढ़ा होगा जब सैटेलाइट लॉन्च होती है तो ऑर्बिट्स में रन करती है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं हुई कि कहाँ पे प्रोग्राम को स्टॉप करना है या कहाँ पे उसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करना है, कैसे पता करना है किस डिस्टेंस पे उसकी ट्रैजेक्टरी को या इंजन को सेट करना है, ओ कि कब वो वर्क करे कब रुक जाए या उसको डायरेक्शन को बदलना है, तो उसके लिए ये जो कंप्यूटिंग होती है वो मैनेज की जाती है सुपर कंप्यूटर से। इसके अलावा जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, पासवर्ड इंक्रिप्शन, क्वांटम कंप्यूटिंग्स में की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ताकि हम लोग सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वांटम की के हेल्प से, तो वो आपका सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से होता है। प्लस वेपन टेस्टिंग करनी है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट होने हैं, तो उन सब की कैलकुलेशन के लिए या कंट्रोल्स के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। परम सुपर कंप्यूटर्स ये सीरीज़ है जो कि इंडिया के साइंटिस्ट ने बनाई है। सुपर कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में आपके एग्जीक्यूट होते हैं सुपर कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा एक्वायर करते हैं, नॉर्मल पर्सन तो बाई कर ही नहीं सकता है और ऐसे आपको इसका एक्सेस भी नहीं है। लेकिन अब सुपर कंप्यूटर की बात आई है तो कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें कि जो टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड में वो कौन से हैं। कुछ मैं बताता हूँ कि इस समय जो टॉप में आ रहा है वो फ्रंटियर यूनाइटेड स्टेट का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा फुगाकू है जो जापान का है, एंड बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो आपका था परम 8000 सुपर कंप्यूटर। परम 8000 था। अब आपको जो इस समय इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं जो अभी रिसेंट में रिपोर्ट आई थी 2021 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर साल रिपोर्ट आती है, मैं मिस हो गई 2022 की, तो 21 की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें क्या था कि टॉप 100 की लिस्ट आती है, उसमें इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर्स को इंक्लूड किया गया था। एक 64 रैंक पे था एंड दूसरे की रैंकिंग मुझे याद नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इस समय कौन सा सुपर कंप्यूटर्स चल रहा है और वर्ल्ड के कौन से सुपर कंप्यूटर इस समय रन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें ये यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स मिलेंगे, क्योंकि वो टेक के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक इंडिया से आगे नहीं रह पाएंगे, ये सबको पता है। तो ये था साइज़ के बेसिस पे सुपर कंप्यूटर्स भी लार्ज स्केल में लेते हैं या फिर लार्ज स्केल में अमाउंट माउंट किए जाते हैं।
लार्ज स्पेस एक्वायर करते हैं हम। इसके अलावा वर्क स्टेशन के बेस पे अगर हम लोग डिफाइन करें तो कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के सुपर कंप्यूटर सुपर फंक्शनैलिटी की बेसिस पे 3 टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वर्क स्टेशन होता है, एक सर्वर होता है, एक एम्बेडेड होता है। वर्क स्टेशन में जाए, जो मैं वर्क कर रहा हूँ या आप यूजुअली वर्क कर रहे हैं वो वर्क स्टेशन में आता है। सॉरी, ये थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। तो वर्क स्टेशन जो हम लोग नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं किसी भी सिस्टम पे, या थोड़ा सा आपने प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा बढ़िया या सेटअप तैयार करके रखा हुआ है, तो वो आपका एज अ वर्क स्टेशन कंसिडर किया जाता है। वर्क स्टेशन में आपकी वही नॉर्मल चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि आपके पास एक सीपीयू है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड का है, साथ ही साथ आपके पास स्टोरेज डिवाइस है, एक डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप या फिर मॉनिटर है जिस पे आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, प्रिंटर विंटर जस्ट एक लाइट पेन, वो आप सब अपने वर्क स्टेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इन पे आप जैसा कि देख सकते हैं कौन ऑडियो वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल गेमिंग दिस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एप्पल पावर बुक स्पार्क सीपीयू एमआई पीएस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्क स्टेशंस के। यहाँ पे एक सुंदर सी इमेज लगी हुई है जिसमें देख सकते हैं कि बंदा काम कर रहा है। अब सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर जैसे कि आपने पढ़ा होगा, क्लाइंट सर्वर होता है, सर्वर पे डेटा जा रहा है या सर्वर डाउन हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? सर्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी को ज़्यादा है, वो 24/7 लाइव रहता है। आप किसी भी समय देखते हैं, रिक्वेस्ट मारी यूट्यूब पे या गूगल पे, तुरंत आपको डेटा रिसीव हो रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? इतना सारा बल्क अमाउंट में डेटा है आ रहा है, तो ये सर्वर से आता है। ये 24 लाइव रहते हैं, 24/7। एंड अगर आप भी सर्वर अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप अपने सिस्टम है, डेस्कटॉप सिस्टम को भी एज अ सर्वर बना सकते हैं, लेकिन अब उसकी अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी? आप 24/7 अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं? आपकी जो यूज़र चाह रहा है, डिमांड कर रहा है, वो तुरंत ही, जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, 24/7 रिस्पॉन्स दे रहे हैं कई सारे लोगों का, तो आप कैसे वर्क कर रहे हैं? एज अ सर्वर जो सर्व कर रहा है, तो उसी को सर्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स का डेटा होल्ड होता है एंड मैनेज किया जाता है, तो इसलिए इसमें कई सारे, अब जो प्रोसेसर यूज़ होता है काफ़ी हाई कंप्यूटेशनल पावर का यूज़ होता है, एंड स्टोरेज डिवाइसेस भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। ये मैंने सर्वर की इमेज ले रखी है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर, एप्पल का सर्वर एंड अमेज़ॉन का सर्वर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल इमेजेस मिल सकती हैं। कुछ इस तरीके से सर्वर रूम्स होते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, इन्हीं में डेटा आपका स्टोर होता है। बाकी बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं जो आपका कोई, जैसे कि एक व्हीकल है, वो उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए ही वो कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। वॉशिंग मशीन है, एक वॉशिंग मशीन में एक आपने देखा होगा छोटी सी स्क्रीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें आपने क्या कर दिया है, कंप्यूटर कुछ टाइमिंग सेट कर दी और अब उसी के अकॉर्डिंग आपके कपड़े वॉश हो रहे हैं। तो ये क्या है? इस तरीके है तो एक कंप्यूटर ही, और साथ में ये एक पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस से अटैच्ड है। तो इस वजह से इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं उनको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम, और ये पर्टिकुलर मशीन के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके वॉशिंग मशीन में कोई कंप्यूटर लगा हुआ है और आप उससे कुछ उसको गेम खेल रहे हैं या फिर उससे इमेज कैप्चर कर रहे हैं या कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था आपका एम्बेडेड सिस्टम। ये मैंने कुछ, ये देखिए एग्जांपल के लिए डायग्राम लगा रखा है। प्रिंटर है, प्रिंटर में भी आपने देखा होगा यूजुअली प्रिंट आउट निकालने जाते हैं तो एक छोटा सा उनके पास डैशबोर्ड रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सेट कर देते हैं कितनी कॉपीज़ निकालनी है। ट्रैफिक लाइट है, ये कैसे डिसाइड कर रही है कि मुझको
90 सेकेंड्स के बाद कलर चेंज करना है या 3 सेकेंड्स के लिए येलो रहना है, उसके बाद इस कलर का चेंज होना है। तो इसके में भी एक कंप्यूटर सिस्टम एक छोटा सा डिज़ाइन करके रखा गया है जो कि उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या हार्डवेयर डिवाइस के लिए ही वर्क करता है। इसी तरीके से आपके ऑडियो प्लेयर्स आते हैं, फैक्स मशीन है, टेलीविज़न है, साउंड मशीन्स हैं जो साउंड होते हैं बूफर वगैरह, उसमें भी आपकी छोटी सी स्क्रीन होती है, होम थिएटर जो कह सकते हैं। ओवन में आपको छोटी सी स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट, दैट्स ऑल अबाउट types of computer on the basis of functionality, on the basis of data handling, and on the basis of size and serving capacity। एंड उसके ऊपर हम लोगों ने लर्न किया है या रीड किया है जनरेशन के बारे में, किस तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन है। नोट्स आपको LU अपडेट पे ही मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल या डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं LU अपडेट सपोर्ट्स पे। एंड फर्दर लेक्चर्स आते रहेंगे। पहला लेक्चर ये आ चुका है, यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं। लेक्चर बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैंने इस लेक्चर में इतना ही कवर किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्लोज करते हैं।